वेलकम टू द हैप्पीनेस बॉक्स। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है कि अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आते हो, ऑस्ट्रेलिया में आते हो, तो क्या आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हो या नहीं पे कर सकते हो। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट जिस भी कंट्री से आते हैं उनको काफ़ी टेंशन होती है कि यार अगर हम यहाँ पे इतना पैसा लगाकर आ जाएंगे तो हम हमारी फ़ीस पार्ट टाइम जॉब करके निकाल भी सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो इस सिनारियो में मैं आपको दो तरह की एग्जांपल्स दूंगी। तो आई होप कि आप वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आई होप आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको केस ए और केस बी के हिसाब से समझाना चाहूँगी। सो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। केस ए में हम और बी में दोनों में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, किस तरह की जॉब करते हैं और क्या रिस्क फैक्टर है यहाँ पर अगर वो इस तरह की जॉब करते हैं, और कितने घंटे वो जॉब कर सकते हैं, और इस सिनारियो में वो अपनी फ़ीस यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके आप पे कर सकते हो या नहीं पे कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट। मैं बात करूँगी केस ए से कि केस ए में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट को इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया आने के बाद में वो 20 आवर्स की कोई भी जॉब यहाँ पर ढूंढ लेता है। 20 आवर्स में आप कितना कमा लोगे। सो 20 आवर्स में आप फ्रेंड्स $350 से $400 के आसपास पर वीक कमा सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ 20 आवर्स ही काम करना अलाउड है। सो इस 20 आवर्स में आप सिर्फ एक वीक में आप 20 आवर्स ही काम कर सकते हो। सो इन द सेंस महीने में आप सिर्फ 80 आवर्स काम कर सकते हो। इस हिसाब से आप पर वीक सिर्फ $350 से लेके $400 के आसपास अर्न कर सकते हैं। सो मंथली आई विश $1,500 से $1,600 आप अर्न कर लोगे, और इसमें से आपको $400 या $500 जो भी आपका रेंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। $400 ग्रॉसरी आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है या फ़ोन का खर्चा है या कोई भी और भी कोई खर्चा होता है तो वो आपको $100 के लिए स्पेयर रखना पड़ेगा। सो ले देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप $1,600 भी पर मंथ कमा रहे हो यहाँ पे, अर्न कर रहे हो यहाँ पे, सो उसमें से आपका $800-900 या मोर देन $1,000 तो भी आप एटलीस्ट आपके खर्चों में या बिल्स में ये सब में चीज़ों में निकल जाएगा। हार्डली आप $500 या $600 ही सेव कर पाओगे इस पार्ट टाइम जॉब करके। सो अगर आपको पे करनी होती है कुछ मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी से आप आते हो तो यूनिवर्सिटी डिफरेंट होती है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी थोड़ी कॉस्टली लेते हो, जैसे कि मोनाश है, डीकन है, तो इनकी फ़ीस तो $16,000 से $18,000 पर सेमेस्टर होती है। लेकिन अगर वही आप थोड़ी सस्ती यूनिवर्सिटी लेते हो $13,000 या $13,500 की या $14,000, तो ये भी इतनी फ़ीस तो आपको पे करनी है। दिस इज़ द मिनिमम यूनिवर्सिटी फ़ीस विच यू हैव टू पे विद द डिसेंट यूनिवर्सिटी। सो इस केस में क्या होगा कि इस केस में आप हार्डली $600 पे सेव कर पाओगे मंथली। सो अगर आप 4-5 महीनों में कितना सेव कर लोगे, हार्डली $3,500-4,000, और आपको फ़ीस पे करनी है $13,500। सो डेफिनेटली केस ए में आप अपनी फ़ीस नहीं पे कर सकते। आप अगर पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो तो आप अपना सिर्फ जो भी एक्सपेंसेस है यहाँ पे, रेंट है, बिल्स है, वो आप निकाल सकते हो। इसके अलावा आप हल्का थोड़ा सा सेविंग कर सकते हो, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी फ़ीस के लिए, लेकिन आप फ़ीस पे नहीं कर सकते हो। अब बात आ जाती है रिस्क फैक्टर पे कि रिस्क फैक्टर यहाँ पर क्या है। तो रिस्क फैक्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने एक लीगल तरीके से यहाँ पर जॉब की है, तो आपको जो है कि कोई भी किसी भी तरह का इशू नहीं होगा। आपने कोई वीज़ा ब्रीच नहीं किया है, आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर 20 घंटे की अपनी जो भी शिफ्ट होती है वो की है। इसमें आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। रिस्क फैक्टर केस सिनारियो बी में आएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कैसे वहाँ पर हम रिस्क फैक्टर में फंस सकते हैं। सो इस चीज़ में केस ए में आप डेफिनेटली अपनी फ़ीस यहाँ पर नहीं निकाल सकते। तो आपको या तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होना पड़ेगा, या तो एजुकेशन लोन या जो भी आपकी इनकम सोर्स है उस पर आपको डिपेंड होना पड़ जाएगा अपनी फ़ीस पे करने के लिए। अब हम बात करते हैं केस बी की। केस बी में क्या होगा। केस बी में ये होगा फ्रेंड्स कि केस बी में इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ जिस भी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आ जाता है वो अपने 20 आवर्स को यूटिलाइज़ करता है, 20 आवर्स की जॉब करता है। उस 20 आवर्स से वो $1,600 $1,500 के आसपास पर मंथ बना लेता है। अब इसके अलावा वो कैश इन हैंड जॉब करता है। कैश इन हैंड जॉब क्या होती है। तो कैश इन हैंड जॉब ये होती है जो कि यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है, इलीगल है। कैश इन हैंड जॉब अंडर द टेबल जॉब होती है, जो कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट, कैफ़े, स्टोर या क्लीनिंग की जॉब या कुछ भी आप ऐसे कर सकते हो जहाँ पे आप एम्प्लॉयर आपको जो है किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं देगा और उसे भी बेनिफिट होगा। वो कैसे हम आगे वीडियो में बात करेंगे। प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल एंड। सो इस सिनारियो में क्या होगा कि जो स्टूडेंट आया है वो 20 घंटे काम करेगा, उसके अलावा वो कैश इन हैंड वाली जॉब करेगा। उस कैश इन हैंड वाली जॉब में तो काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होगा। 8-8, 9-9, 10-10 घंटे उसे जॉब करनी है।
प्लस उसका पे रेट बहुत कम है, मे बी उसे $10 मिलेंगे। काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स तो ये भी मैं जानती हूँ जो $9 से $10 ही देते हैं पर आवर, और कुछ देते हैं अच्छे $12 भी मिल जाएगा आपको, $18 भी मिलेगा, डिपेंड है आपको कैसी कहाँ जॉब मिल रही है। पर यहाँ पे स्टार्ट एटलीस्ट $9 से $10 तक भी मैंने इंडियन रेस्टोरेंट्स को देते हुए देखा है। सो वो अपना 9-9, 10-10 घंटे जॉब कर रहा है। सो ले दे के वो अपनी 5-6 घंटे की शिफ्ट लगा रहा है, जो 20 आवर्स की उसे करनी होती है वो भी कर रहा है। उसके बाद वो अपनी कैश इन हैंड वाली जॉब स्टार्ट कर रहा है। सो 8-9-10 घंटे वो कर रहा है। तो ले देखिए वो 17 से 18 घंटे मिनिमम काम कर रहा है, मैक्सिमम का या मिनिमम, बट 17 से 18 घंटे वो काम कर रहा है। और उस 17 से 18 घंटे पर डे उसको काम करने के बाद में वो कुछ अच्छा खासा अर्न कर रहा है, जिससे वो अपनी फ़ीस पे कर सकता है। सपोज़ अगर उसने कैश इन हैंड की जॉब पकड़ी है और अगर वो कम से कम 8 से 10 घंटे मिनिमम काम कर रहा है उस कैश इन हैंड की जॉब में, तो वो आराम से $500 to $600 पर वीक कमा सकता है। आपकी हो सकती है उतनी अर्निंग, और मंथली आप आराम से 2000 से 2200 के बीच में अर्न कर सकते हो। प्लस इसमें मैं कर दूंगी प्लस कि आपने जो 20 आवर्स अपने जो ऑफिशियली जो काम किया है टैक्स फाइल नंबर पे, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टैक्स फाइल नंबर इस TFN नंबर यहाँ पर, तो TFN नंबर पे ही आप 20 आवर्स जॉब करोगे यहाँ पे, तो वो लीगली आपके टैक्स फाइल नंबर में दिखेगा कि आपने ये 20 आवर्स की जॉब यहाँ पर की है। सो अभी इसने 20 आवर्स की जॉब कर ली, तो 1500-1600 उसने यहाँ से अर्न कर लिए। प्लस उसने जो भी जॉब कैश इन हैंड के थ्रू की, वहाँ पे उसने 2200 के आसपास उसने सेव कर लिए। तो इन टोटल उसने कुछ 3500-3600 के आसपास वो सेव कर रहा है। प्लस उसमें से उसका रेंट और ग्रोसरी अगर मैं निकाल भी दूँ, फिर भी वो बंदा 2500 के 3000 के आसपास सेव कर रहा है। इन टोटल अगर वो 4 महीने में 12000 से $13000 सेव कर लेगा, इन द सेंस वो अपनी फ़ीस निकाल लेगा। सो सिनारियो बी में डेफिनेटली वो बंदा अपनी फ़ीस निकालने के लिए कैपेबल हो जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यू काम कर रहा होता है। सो आप इसे यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है मोर देन 20 आवर्स से ज़्यादा काम करना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बट काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते भी है यहाँ पर। सो इट डिपेंड्स ऑन, आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं, इट्स नॉट रिकमेंडेड। बट हाँ, इस केस में इस बंदे ने अपनी फ़ीस निकाल ली। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या है भाई? रिस्क फैक्टर ये है कि अगर गलती से आउट ऑफ जेलसी या किसी भी रीज़न की वजह से अगर किसी ने भी आपकी कंप्लेन कर दी इमिग्रेशन में, तो इमिग्रेशन आपको क्या करेगा? इमिग्रेशन आपको ये कहेगा कि भाई आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने घर वापस चले जाओ। इन शॉर्ट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको डिपोर्ट कर देगा, वो आपको डिपोर्टेशन लेटर दे देगा। इन द सेंस आपको इमीडिएटली इस कंट्री से अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। ऑन द टॉप ऑफ आपको हेफ्टी फाइन्स भी हो सकती है फॉर ब्रीचिंग द वीज़ा कंडीशन, जो कि इलीगल है यहाँ पर। सो आपको फ़ाइन भी हो सकती है $10,000 या कुछ उससे भी ज़्यादा, या हेफ्टी फाइन्स, आई एम नॉट श्योर, बट काफ़ी सारे केसेस में ये हुआ है। सो अब इसमें क्या होता है कि कैश इन हैंड वाले जॉब में एक और इशू है कि आपको अनलिमिटेड आवर्स तो मिल जाते हैं, पर आपको एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। आपको कम आवर्स, मतलब कम पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। प्लस एम्प्लॉई को भी, जो एम्प्लॉयर है वो उसको भी बहुत फ़ायदा होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप TFN की जॉब करते हो, टैक्स फाइल नंबर की जॉब करते हो, तो आपको सीक लीव मिलती है, आपको सुपर मिलता है। अब ये सीक लीव क्या है? सीक लीव है कि आप कभी बीमार पड़ गए, आप नहीं गए, तो आपने एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट आपके जो भी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको देना होता है, और उस डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बिहाफ में आपको सीक लीव मिलती है। उस सीक लीव का आपको पैसा मिल जाएगा, मतलब जो भी $100 जो भी होगा पर डे का, वो आपको मिल जाएगा। और आपको काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप रेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप 15 दिन के लिए बीमार हो, आपकी 15 सीक लीव है, आप उसको $1500 आपको मिल जाएंगे, आप घर में आराम कर सकते हो। दैट इज़ द सीक लीव, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ वर्किंग ऑन TFN नंबर। अब हम बात करेंगे कि सुपर क्या होता है। तो सुपर ये होता है कि जैसे भी हम इंडिया में प्रोविडेंट फंड जिसे कहते हैं ना, कि हम काम करते रहते हैं और हमारा प्रोविडेंट फंड जमा होता है, वैसे ही यहाँ पर हम जहाँ पे भी काम करते रहते हैं यहाँ पे सुपर जमा होता है। एम्प्लॉयर जो होता है वो कुछ अमाउंट का सुपर जमा कर देता है। तो जब भी आप रिटायर होते हो 65 के बाद में, या आप ये कंट्री छोड़ के कहीं अपनी इंडिया जा रहे होते हैं, या कुछ भी ऐसा सिनारियो होता है, उस केस में आप अपना सुपर विड्रॉ कर सकते हो, और वो काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। अब आ जाता है कि एम्प्लॉयर को उससे क्या फ़ायदा है। तो जो भी इंडियन रेस्टोरेंट वाला या जो भी आउट से कैश इन हैंड देने वाला जो भी होगा, उसको ये फ़ायदा होगा कि एक तो वो सुपर उसे देना नहीं पड़ेगा, वो एम्प्लॉयर को, जो भी एम्प्लॉयर रखेगा उसको सुपर नहीं देगा। दूसरा, वो कैश इन हैंड में कम वेज देगा। तीसरा, वो आपको काफ़ी एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप स्टूडेंट हो और आपको एज ए स्टूडेंट बहुत डिफ़िकल्टी है, तो ही विल एक्सप्लॉइट यू फॉर श्योर। आपसे ज़्यादा काम कराएगा, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बट आपके पास भी और भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको अपनी फ़ीस पे करनी है, आपको एक्स्ट्रा मनी अर्न करनी है, तो आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज़ द केस वेयर यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, सो इट्स नॉट ईजी टू टेक आउट द फीस फ्रॉम हियर।
सो सिनेरियो जो बी है उसमें आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हो, लेकिन बहुत रिस्क है। रिस्क इन द सेंस अगर आपने निकाल ली कि तो किसी को पता नहीं पड़ा कि आपने किसी ने आपकी कोई कंप्लेंट नहीं की और कोई इशू नहीं हुआ तो आप निकाल लोगे और अपने आप टीआर पे आप अपना आ जाओगे, तब तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन जब जब किसी को पता इशू है आपसे या कोई आउट ऑफ जेलसी आपकी कंप्लेन कर देता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इमिग्रेशन से आपको नोटिस आ सकता है डिपोर्टेशन का, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर इन डूइंग दिस जॉब, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर करते ही हैं। सो ये सिनेरियो मैंने आपको बताया कि सिनेरियो ए में तो आप अपनी फ़ीस नहीं निकाल सकते, सिनेरियो बी में आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हो। लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि एक होता है कि जब आपका हॉलीडे पीरियड चल रहा होगा, जैसे कि अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप हो उस यूनिवर्सिटी में आपको हॉलीडे पीरियड मिलेगा। जैसे कि हमारे यहाँ दिवाली होती है, हमारे यहाँ होली होती है, हमारे यहाँ 15 अगस्त होता है, तो इस तरह के जो होता है वहाँ पे हमें छुट्टियाँ मिलती हैं। यहाँ पे क्रिसमस में आपको हॉलीडे मिलेगा, यहाँ पे आपको क्रिसमस की हॉलीडे 15 डेज़ की होगी। क्वीन का बर्थडे यहाँ पे जब आता है तब यहाँ पे हॉलीडे लंबी होती है। या तो फिर आपने कुछ 3 सेमेस्टर पूरी करने के बाद जो चौथा सेमेस्टर होता है उसमें 4 महीने का ब्रेक आप ले सकते हो, अगर आपको पता होगा तो। ये जब आपको जब जो आप छुट्टियाँ मिलती है ना, उसमें आप एक लेटर आता है, ये लेटर आपको यूनिवर्सिटी पे करती है कि अगर इस ड्यूरेशन में यूनिवर्सिटी ये लेटर आपको देती है कि आप इस ड्यूरेशन में फुल टाइम जॉब कर सकते हो। सो इस ड्यूरेशन में आप फुल टाइम जॉब करने के लिए एलिजिबल हो। सो प्लीज़ व्हेनेवर यू फील कि आपका हॉलीडे है या आप पर्टिकुलर क्रिसमस हॉलीडे है, क्वीन का बर्थडे है, कोई भी हॉलीडे है या आप समर हॉलीडे पे हो, तो आप यूनिवर्सिटी से वो लेटर लीजिए और वो लेटर अपने एम्प्लॉयर को दीजिए, और वो एम्प्लॉयर फिर उस हिसाब से आपको फुल टाइम वर्किंग राइट्स के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा आवर्स देगा जो आप TFN पे आप जॉब कर सकते हो और TFN पे आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। सो अगर आप एक महीने की आपको 15 दिन या 20 दिन की भी अगर छुट्टी मिलती है तो उसमें आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो $400, $300, $200 जितना भी हो। तो हर छुट्टियों में, जैसे कि सब वो 6 महीने में काफ़ी टाइम छुट्टियाँ आती है, तो हर छुट्टियों में आप अर्न कर सकते हो। दैट विल बी एक्स्ट्रा मनी। सो आप वहाँ पे आराम से $500-1000 एक्स्ट्रा आप कमा सकते हो, वेदर आप TFN पे जॉब कर रहे हो केस ए सिनारियो में, वेदर आप केस बी सिनारियो में TFN प्लस कैश इन हैंड में जॉब कर रहे हो, आप ये भी कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू पे योर फीस। लास्ट में मैं आपको 2-3-4 टिप्स देना चाहूँगी कि जब आप यहाँ पर आ जाते हो और जब आपको अपनी फ़ीस निकालनी इम्पॉर्टेंट होती है तो आप अपने बजट में प्लान कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि आप कम एक्सपेंसेस करें। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ इतनी बड़ी कंट्री में आ गया हूँ तो मुझे iPhone X लेना है या मुझे कुछ अच्छा महंगी चीज़ लेनी है, मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। ऐसा काफ़ी लोगों का होता है, लेकिन जब हम अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं करते, हमें चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, आते ही हमें बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि वी शुड टेक एवरीथिंग, बट कंट्रोल योर डिज़ायर्स। बिकॉज अगर आप इस 2 साल में अगर अपनी फ़ीस पे कर लेते हो तो आने वाले जो 2 साल TR के होते हैं वो आपको काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं। बिकॉज उन 2 सालों में फिर आप अपनी अर्न करके सेविंग कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि जब 2 साल जो आपके स्टूडेंट वीज़ा के होते हैं वो तो आपने फ़ीस पे करके जो भी है पेरेंट्स से मंगवा ली या फिर आपने एजुकेशन लोन से दे दी, लेकिन आने वाले जो TR का जो टाइम होता है, जो टेम्प्रेरी वीज़ा आपको मिलती है आपकी स्टूडेंट वीज़ा के बाद, जिसमें आप फुल टाइम अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है, उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप जो भी अर्न करोगे ना वो आप अपनी स्टूडेंट लोन में भरने में या फिर जहाँ अपने पेरेंट्स से आपने पेरेंट्स को जो भी उन्होंने लिया होगा तो उनको देने में, तो ऐसी चीज़ों में आप अपनी पैसे को देना पड़ेगा आपको। तो वो 2 साल आपका जो है वो आप जो आपका पीरियड है उसमें आप गवाओगे और अगले 2 साल आप कमा के फिर उसे भरोगे, तो ये 4 साल आपके ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। सो मेरा ये मानना है कि आप अपने खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल रखें और थोड़ा सा जितना हो सकता है फ़ीस आप अपनी तरह से ही स्टूडेंट वीज़ा में सेव करके दे दीजिए, ताकि जब आप TR में हो तो TR में आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। TR में आप अपने PR की जो है परमानेंट रेसिडेंसी की तैयारी कर सको, प्लस आप TR में जो भी पैसा अर्न करो वो आप सेव कर सको, क्योंकि यहाँ पे बहुत खर्चे होते हैं। जैसे ही आप TR पे आओगे आपको TR पे फ़ीस भी देनी पड़ेगी TR की, आपके मेडिकल का भी खर्चा स्टार्ट हो जाएगा और नहीं बोल के काफ़ी सारे खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। आप सेव करते हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास काफ़ी सारी सेविंग्स होनी चाहिए, बिकॉज आपको फिर PR की तैयारी करनी होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। सो ये लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये दोनों केस है। केस A भी मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी फ़ीस नहीं निकाल सकते पार्ट टाइम जॉब करके, लेकिन आप पार्ट टाइम जॉब प्लस कैश इन हैंड जॉब करते हो तो अपनी फ़ीस इतनी निकाल सकते हो, सेव कर सकते हो। रिस्क फैक्टर क्या थे मैंने आपको बता दिया, जो रिकमेंडेड था वो मैंने आपको बता दिया। मैंने ये भी आपको बताया कि कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी से लेटर लेके एक्स्ट्रा जॉब और कर सकते हो।
लेकिन एक चीज़ है कि 18 घंटे काम करके उस बंदे की हालत बहुत ख़राब होती है, वो बंदा बहुत थका हुआ होता है, हार्डली 4-4 5-5 घंटे ही सो पाता है। और इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जब भी जिस भी यूनिवर्सिटी से वो पढ़ रहा होता है, वहाँ पर वो अपने असाइनमेंट्स तो काफ़ी सारे यहाँ पे बाहर से बना लेते हैं या जैसे भी, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता बनाने के लिए, और वो हार्डली अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि वो यूनिट्स में फ़ेल हो जाते हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में इतने 18-18 घंटे काम करने के बाद स्टूडेंट्स कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और ये 1 या 2, कभी-कभी 1 या कभी-कभी 2 सब्जेक्ट्स में भी, यूनिट्स में भी स्टूडेंट यहाँ पर फ़ेल कर जाते हैं। और फ़ेल का नतीजा ये होता है कि अगर आप 1 यूनिट फ़ेल कर रहे हो तो 1 यूनिट होता है $3000 से $4000 का, तो आपको ये यूनिट फिर से रिपीट करना पड़ता है, और एज ए रिज़ल्ट आपको फिर से इसकी फ़ीस भरनी पड़ती है। सो अगर आप किसी यूनिट में फ़ेल हो रहे हो तो आपको फिर से उसको $4000 भरने हैं। सो आपने यहाँ से कमाया नहीं और यहाँ से गवा दिया, ये चीज़ होती है। तो वो 18-18 20-20 घंटे काम करके वो थक जाते हैं, और थक के वो इतनी पढ़ाई करने के लिए उनमें वो एनर्जी नहीं होती है, कुछ कर पाते कुछ नहीं कर पाते। तो एट लास्ट क्या होता है, एक सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि फिर से उन्हें वो रिपीट करना पड़ता है, प्लस फिर से उन्हें उनकी फ़ीस भरनी पड़ती है। सो अल्टीमेटली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप दिमाग में जो भी सोच कर आए कि ये सिनारियो यहाँ पे होने वाला है, कि अगर आपको फ़ीस पे करनी ही है तो आपको ये इतना स्ट्रगल है, और अगर आप अपना एजुकेशन लोन पे लेकर आते हो या कुछ करके आते हो तो आपको लीगल तरीके से जाना है, तो आप लीगल तरीके से डेफिनेटली जाए। लेकिन बाद में जो आपका टीआर होगा उसमें आपको पे यहाँ पे अर्न करके आपको पे करना पड़ेगा। तो दोनों ही सिनारियो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सा सिनारियो चूज़ करना है, बट बी केयरफुल कि आप क्या चूज़ करोगे, जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। एंड आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली और आपको हेल्पफुल हुआ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप नए हो मेरे चैनल पे, से प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।